देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इसके एक्सपेंशन के बारे में। जो आपका जो पुराना जो सिलेबस था उसमें यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की बात इसमें की गई थी, तब भी ये टॉपिक था, लेकिन अब थोड़ा चेंज करके इसको इसमें सीधे सीधे सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की इसमें बात की गई है। तो अब हम सीधा सीधा इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में जो बदलाव लाने की बात हो रही है उसके ऊपर ही हम सीधा अपना फोकस करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कहने को तो ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है ये पूरे विश्व की संस्था है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं। 193 मेंबर्स में से सिर्फ 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, और ये पांचों परमानेंट मेंबर जो हैं कोई भी जो इम्पोर्टेंट इश्यू है उस पर वीटो का इस्तेमाल करके, वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी काम को रोक सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम मान लीजिए जो है कोई भी इश्यू यहाँ पर आता है और उस पर अगर एक भी मेंबर, अगर एक भी सदस्य इसका इन पांचों में से अगर वीटो कर दे तो वो काम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया, और यूनाइटेड नेशन या कहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहाँ पर ये सुपर पावर जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने संकीर्ण हितों के लिए इसका उपयोग करती रहीं, लगातार वीटो का इस्तेमाल करती रहीं। और यूनाइटेड नेशन या कहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल जो पीस का जो काम है, पीस की मेंटेन रखने की जो जिम्मेदारी इसको दी गई है, वो काम ये नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो देखिए हालांकि 1965 में इसमें थोड़ा चेंज लाया गया था, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंस किया गया था, इसके मेंबर बढ़ाए गए थे, लेकिन परमानेंट मेंबरों में कोई चेंज नहीं लाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में से ये 5 जो सुपर पावर थी जिन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, डम्बरटोनॉक्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वीटो के मुद्दे को लेकर। इसमें काफ़ी बहस हुई थी और इसका विरोध किया गया था काफ़ी, लेकिन ये जो सुपर पावर्स थी ये अड़ गई थी कि अगर उनको कोई एक्स्ट्रा पावर अगर नहीं मिली, अगर उनको स्पेशल पावर नहीं मिलती है तो यूएन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि लीग ऑफ नेशन के काफ़ी जो बड़ी जो पावर थी वो मेंबर नहीं थी, अमेरिका उसका मेंबर नहीं था लीग ऑफ नेशन का, और बाद में जो है जर्मनी और इसके अलावा और भी कंट्रियाँ उससे जो है उन्होंने बाहर निकल गई थी। जो यूएसएसआर था उसको भी बाहर निकाल दिया गया था। तो इस तरीके से एक बड़ी संस्था के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो ख़ास तौर पर जो बड़ी पावर है अगर वो मेंबर नहीं है तो वो संस्था फेल हो जाती है। तो ये संस्था फेल ना हो, यूनाइटेड नेशन फेल ना हो लीग ऑफ नेशन की तरह, इसलिए इन जो सुपर पावर थी उनकी ये बात मान ली गई, उनको वीटो पावर जो है वो जो उनको दे दिया गया और उनकी भी बात मान ली गई। तो एक मजबूरी थी उस टाइम पर, लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत चेंजेस दुनिया में आ चुके हैं। आज विश्व के नक्शे पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है जो काफ़ी जो है चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। ख़ास तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस जिनको वीटो पावर दी गई है, ये किसी भी तरीके से 5 प्रधान देशों में नहीं आते हैं। अगर हम जो है चाहे वो मिलिट्री के रूप में चाहे हम इकोनॉमिकली हम देखें तो सुपर 5 की अगर हम बात करें तो सुपर 5 में ये दोनों देश तो कम से कम नहीं आते हैं। तो ये जो असलियत बदल चुकी है, इसी के साथ में इसको बदलना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इनके ये जो देश हैं, ठीक है, यहाँ इनमें शामिल जो कंट्रियाँ हैं, इनमें से स्थायी सदस्य के रूप में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो यहाँ से भी जो है कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, जबकि ये होना चाहिए कि सभी कॉन्टिनेंट को की भागीदारी जो है उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जो सुपर पावर के रूप में इंडिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, एक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये उभर कर सामने आई हैं, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में इमर्ज हो रही हैं। तो और ये अपनी दावेदारी रखती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें इस वजह से जो है इसके एक्सपेंशन करने की बात, इसमें बदलाव करने की बात चल रही है।
ये आप देख सकते हैं, कार्टून है, ये कार्टून बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन है पूरा, ये जो इसको दिखाया गया है, ये सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें सिर्फ 5 सुपर पावर, रसिया, फ्रांस, चाइना, यूके, यूएस, ठीक है, बाकी ये अदर कंट्रियां हैं। इसमें ये बताया गया है, ये दिखाया जा रहा है कि ये काफ़ी अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है, और इसको बैलेंस किए जाने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए 92 में सबसे पहले आवाज़ उठाई गई। यूएन की जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली सभी की है, एक एक पूरे विश्व की जो है, हम पार्लियामेंट उसको कह सकते हैं, पूरे विश्व की एक पंचायत हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें 3 शिकायतें जो हैं प्रमुख रूप से शामिल की गई थी। पहली बात ये थी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो बदलती हुई जो राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ठीक है। पॉलिटिकल जो अब रियलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उसका वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा जिसके डिसीजंस हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ये समान प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं करती है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है, ये क्लियरली ये देखने में आ रहा है। तो देखिए आज जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज हर जगह डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी ये चाहता है कि हर देश में लोकतंत्र स्थापित हो, ठीक है। वो जहाँ भी लोकतंत्र नहीं भी होता है तो वो ज़बरदस्ती इस्टेब्लिश करना चाहता है, जैसे कि उसने इराक में किया और कंट्री में भी चाहता है। लेकिन पूरे विश्व की जो एकमात्र संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ये हम सभी देख रहे हैं। 193 मेंबर हैं पूरे जो है यूनाइटेड नेशन के, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही देशों के पास स्थायी सदस्यता है, वीटो पावर उनको मिली हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कहाँ का न्याय है, तो ये न्याय संगत नहीं है, हम इसको न्याय संगत नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसके बाद 1 जनवरी 1997 को इसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, इसके पुनर्गठन की मांगों को ध्यान में रखते हुए जो उस टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उन्होंने कुछ इसमें जो है सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्यों का जो चुनाव है, जो नए मेंबर उसमें ऐड किए जाने हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना है, उसमें मेंबर्स जो है 5 परमानेंट मेंबर नहीं, कुछ और बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो जो बढ़ने चाहिए उनके लिए क्या मेजरमेंट हो, ठीक है, क्या क्या उनके लिए कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ जो है सुझाव रखे। तो कुछ जो है सुझाव दिए गए और जिसमें ये बातें शामिल की गई कि वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, जिसको नया एडम कर सकते हैं न्यू परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इसके अलावा वो एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, वो जो यूएन का जो बजट है उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता हो। इसके अलावा पॉपुलेशन के मामले में भी वो एक बड़ा देश होना चाहिए। इसके अलावा वो देश ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करने वाला हो। इसके अलावा वो एक डाइवर्सिटी वाला देश हो, जो कि जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और जो है कल्चरली वो जो है सभी वो जो है डाइवर्सिटी वाला देश हो और इन डाइवर्सिटी को वो रेस्पेक्ट करने वाला हो। तो ये सारी बातें इसमें की गई। तो देखिए इन शर्तों पर, इन कंडीशंस पर कोई ऐसा विवाद नहीं है। विवाद किस बात को लेकर है कि कौन सी जो कंडीशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कंडीशन कम इम्पोर्टेंट है, इस पर आम सहमति नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें जो लगता है फ़िलहाल के सिनेरियो में, तो ऐसा लगता है कि ये जो 5 पावर है ये किसी छठे को परमानेंट मेंबर नहीं देने देंगी, क्योंकि अगर इन्होंने छठे को किसी छठे मेंबर को अगर परमानेंट मेंबरशिप दे दी तो वो उसका वीटो का इस्तेमाल करेगा, और ये तो फिर इनके जो इम्पोर्टेंस है वो सीधी सी बात है, वो इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीटो किसी को देने नहीं देंगे, जो हमें अब तक जो है अब तक के जो सिनेरियो में जो हमको दिख रहा है, तो वो यही बात है। देखिए 2005 में G4 जो कंट्री हैं, जब उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए, तो अमेरिका और चीन ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा विरोध किया इसका,
और जो अफ्रीकी जो जो कंट्री थी उनके ऊपर पूरा प्रेशर बनाया, ठीक है, ताकि ये जो प्रस्ताव है ये पास ना हो। इसके अलावा देखिए जो दूसरी जो जो चैलेंजेस हैं तो वो ये हैं कि हर रीजन में एक कंट्री दूसरे का विरोध कर रही है। जैसे कि हम अपने साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बने, तो ये यहाँ पर जो है विवाद है इस बात को लेकर। इसी तरीके से चीन नहीं चाहता कि जापान जो है काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। इसके अलावा इटली जो है वो जो है कम्पीट करता है उससे, जर्मनी से। वो चाहता है कि जर्मनी नहीं बल्कि जो है इटली चाहता है कि क्या कहते हैं वो काउंसिल का जो मेंबर बन जाए। इसके अलावा साउथ अमेरिका में जो है अर्जेंटीना नहीं चाहता कि ब्राज़ील जो है वो काउंसिल का मेंबर बन जाए। तो इस तरीके से हर कॉन्टिनेंट में या हर क्षेत्र में जो है एक विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अफ्रीकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में इस बात को पर जो है सहमति नहीं है कि कौन सा देश स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये जो है आड़े आ रहे हैं। इसके अलावा यूएनएससी में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है ना, कि यूनाइटेड नेशन जब बना कि भाई कि तब कोई ऐसी कोई कंडीशन बना दी हो, जैसे आर्टिकल्स दिए हुए हैं किसी आर्टिकल्स में ऐसा कोई जो है पैरामीटर बताया गया हो कि ये पैरामीटर को फुलफिल करने वाली कंट्री जो है परमानेंट मेंबर बन सकती हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक जो है एक अपने आप में जो है बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अन्य पहलू ये भी है कि अगर इसमें मेंबर बैठते हैं, मान लीजिए ज़्यादा नंबर इसमें अगर मेंबर इसमें बढ़ जाते हैं तो इसकी जो फंक्शनिंग है वो जो है एफिशिएंट नहीं होगी। उसके जो काम करने की जो दक्षता है, जो उसके काम करने के जो तरीके हैं उसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो फैसले हैं वो जितने कम से कम होंगे, ठीक है। हम आपस में अगर लोगों की बात करें, मान लीजिए एक आदमी डिसीजन लेने वाला है तो डिसीजन अच्छा होगा, जहाँ दो हो जाएंगे थोड़ा डिसीजन ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर डिस्प्यूशन होगा आपस में, ठीक है। तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन पर पहुँचने में टाइम लगेगा, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि 5 में से अगर मेंबर बढ़ जाते हैं, मान लीजिए 15-20 हो जाते हैं, तो ये भी जो है प्रॉब्लम आगे जो है बनेगी, क्रिएट होगी कि कोई भी जो है जो फैसला जो है शॉर्ट टाइम में लिए जाना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की बातें भी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूएन में जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो भारत की जो दावेदारी है, ठीक है, तो भारत की दावेदारी ऐसे ही नहीं है, उसके बहुत अपने आधार हैं। जिन शर्तों की हमने बात की थी कि ये सजेशन दिए गए थे, वो सभी सजेशन भारत के संदर्भ में पूरे खरे उतरते हैं। भारत इन कंडीशन पर पूरी तरीके से खरा उतरता है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ठीक है, तो ये भारत के फेवर में है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो ये कंडीशन भी भारत के फेवर में है। इसके अलावा भारत हमेशा से यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज़ जो है उनमें पार्टिसिपेट करता रहा है। भारत ने अपने जो सैनिक हैं, जो अपनी मिलिट्री है, वो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उनमें भेजा है। और इसके अलावा भारत जो है हमेशा से यूनाइटेड नेशन में फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूशन करता रहा है, जो अपना वित्तीय जो योगदान है वो भी देता रहा है। अच्छा खासा उसमें हमारा अमाउंट जाता है जीडीपी के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ये भी भारत की जो सदस्यता है उसका समर्थन करती है। इसके अलावा भारत जिस प्रकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, तो वो ना सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड में एक बड़ा प्लेयर के रूप में सामने आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक दावेदारी करती हैं। इसके अलावा भारत जिस प्रकार एक डाइवर्सिटी वाला देश है, एक डाइवर्सिटी की भी बात की गई थी उन कंडीशंस में। हमारे यहाँ पर इतने सारे कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, ठीक है, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इन सभी को सबको रेस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, सभी के अधिकार सुरक्षित है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। और जब से देश आज़ाद हुआ स्टार्टिंग से ही सबको एक्स्ट्रा जो है अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारे कारण जो हैं ये भारत के फेवर में हैं, भारत को एक स्थायी सदस्यता के रूप में एक मजबूती का जो है आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से चाइना भारत को हमेशा आँख दिखाता रहा है, और जिस तरीके से चाइना वन बेल्ट वन रोड और भारत को पूरी तरीके से के पड़ोसी देशों को भी घेरने वाली स्थिति में है, और डोकलाम विवाद और ये सारे इश्यूज जो हैं, तो इसके लिए भी जो है ज़रूरी है और कि भारत को जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप, उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये 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 जो है क्या कहते हैं, परमानेंट मेंबरशिप के रूप में इसको दिखाया गया है जो है तलवार को। ये अमेरिका के रूप में दिखाया गया है, इंडिया और ये चाइना। इंडिया यहाँ पर जो है ये इस टाइम का जो है इमेज है, ये उस टाइम का कार्टून है जिस टाइम पर जो है मनमोहन सिंह जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत को जो है परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए।